Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, भंडारा, महाराष्ट्र। आज हम डॉक्टर विजय भटकर इनके द्वारा लिखित सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इस एक्सट्रैक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर विजय भटकर को कौन नहीं जानता? डॉक्टर विजय भटकर इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, IT लीडर एंड एजुकेशनिस्ट, ऑल रोल्ड इनटू वन। बहुत सारी खूबियों के धनी हैं डॉक्टर विजय भटकर। एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है एंड एन एलुमनी ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। नाउ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई के रूप में भी डॉक्टर विजय भटकर जाने जाते हैं। डॉक्टर भटकर played a defining role in India's initiative in supercomputing, which ultimately led to the development of Param supercomputers in the early 90s. 1990 के दशक में भारत में सुपर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा गणना करने वाले कंप्यूटर्स की जो शुरुआत हुई और दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटर जो बना सुपर कंप्यूटर परम, इसके निर्मित में सबसे अग्रणी जो नाम है वो डॉक्टर विजय भटकर है। डॉक्टर विजय भटकर की ही बदौलत सुपर कंप्यूटर को भारत अंजाम दे पाया। द स्पीड एट विच द सुपर कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड शॉक्ड द एडवांस कंट्रीज। दुनिया के सारे प्रगति करने वाले राष्ट्रों को, प्रगतिशील देशों को और विकसित देशों को जिस कामयाबी ने चकाचौंध और आश्चर्यचकित कर दिया वो भारत का परम सुपर कंप्यूटर था। He has been honored with Padma Bhushan, Padma Shri and Maharashtra Bhushan awards. अलग अलग पुरस्कारों से भी डॉक्टर विजय भटकर को विज्ञान के उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री से भारत सरकार ने नवाजा और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया है। Dr. Vijay Bhatkar relentlessly continues with his efforts to popularize scientific pursuit at the grassroots levels. समाज के सबसे ग्रासरूट लेवल पर विज्ञान को किस प्रकार से फैलाया जाए, इस महत्वपूर्ण दिशा में डॉक्टर विजय भटकर एक महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रहे हैं। डॉक्टर विजय भटकर ने जो कामयाबी अपने लिए हासिल की, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनकी इस कामयाबी के हमारे लिए और दुनिया के देश के सभी नागरिकों के लिए क्या मायने हैं। डॉक्टर विजय भटकर इस आर्टिकल के द्वारा जिस बात को समझाना चाहते हैं वो बहुत हाई लेवल बात है। एक ऊंचे स्तर के बहुत उम्दा बात को डॉक्टर विजय भटकर ने अपने इस आर्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बातें कुछ ऐसी जिसे बहुत कम उम्र में समझना मुश्किल है। इन बातों को शायद लोग उम्र के ढलान के बाद बुढ़ापे में ही समझ पाते हैं, पर बहुत आसानी से बखूबी डॉक्टर विजय भटकर ने जिन बातों को छूने की कोशिश की है इस आर्टिकल के द्वारा, बहुत बेहतरीन एक आर्टिकल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। In the present piece, Dr. Vijay Bhatkar remarks that science and spirituality cannot be divorced from each other and needs to be studied together. अध्यात्म और विज्ञान दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। साइंस स्टूडेंट्स को समझ में आता है क्योंकि बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट रहते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या होता है, हमारी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, ऐसे बहुत सारे जटिल विषयों को आज की पीढ़ी नहीं समझती, ना ही समझना चाहती है। पर अगर आप विज्ञान की बात करते हैं तो आपको और एक ज्ञान की बात करनी पड़ेगी जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे गहन विषय के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। भटकर बिलीव्स दैट साइंस इज एन इंस्ट्रूमेंट। विज्ञान की जिस पढ़ाई को हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं
वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है ज्ञान को हासिल करने का। और माध्यम साधन हो सकता है, साध्य नहीं। बट वी कैन रिकग्नाइज द वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी or spirituality, society spiritually only if the understanding comes from within. ज्ञान को समझो, विज्ञान को समझो या अध्यात्म को समझो, किसी भी प्रकार के ज्ञान को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक वो ज्ञान अंदर से, अपने भीतर से नहीं आता। The purpose of life is to understand oneself, and this can be achieved not just through the study and meditation but also through the service and acts of compassion. पर दुनिया के सर्वोच्च ज्ञान को अगर हासिल करना है, वो महावीर का ज्ञान हो, वो भगवान बुद्ध का ज्ञान हो, ये सिर्फ ज्ञान पढ़ाई से, सिर्फ तप करने से, तपश्चर्या करने से या पद्मासन में बैठने से नहीं आता। तो जब आप समाज की सेवा करेंगे और जब आपके मन में करुणा और दया भर कर आएगी, तभी इस ज्ञान के मायने समझ में आते हैं। Therefore we require the synthesis of science and spirituality. विज्ञान से हम बहुत कुछ हासिल तो कर लेंगे, पर वो दया कहाँ से आएगी, वो दूसरों के लिए भाव कहाँ से आएंगे, जब तक आपका अध्यात्म और आपका विज्ञान आपस में नहीं मिलते, तब तक हम उदात्त भावों को हासिल नहीं कर सकते। बहुत ज्वलंत उदाहरणों के साथ डॉक्टर विजय भटकर अपने इस आर्गुमेंट को साबित करना चाहते हैं। He is providing very lot of important evidences in support of his argument. एक ट्रेंड लॉयर की तरह, एक बैरिस्टर की तरह डॉक्टर विजय भटकर एक साइंटिस्ट होने के कारण अपनी बात को सबूतों के आधार पर पेश करते हैं। जो भी कहेंगे उसके साथ कुछ एविडेंसेस देते हैं और लॉजिकली वो सारी चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। द कोरोना वायरस हैज शोन डार्क एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर, बट इट इज ऑलवेज नाइसर टू बिलीव दैट व्हेनेवर देयर इज अ डार्क क्लाउड देयर इज सिल्वर लाइनिंग। कोरोना के जिस काल में हम जी रहे हैं, उसने मनुष्य जाति को एक अलग पाठ पढ़ाया है। निराशा का समय तो चल रहा है, कई लाखों लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी है, पर इस डार्क पीरियड ने, इस अंधेरे के एक नए युग ने एक दूसरे सिल्वर लाइनिंग को भी अपने साथ दर्शाया है। द लैम्प ऑफ नॉलेज इज विद इन ऑल ऑफ अस एंड इट लीड्स टू ट्रू एनलाइटनमेंट। इस बात को हमें सोचने के लिए बाध्य किया है कि मनुष्य ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है विज्ञान के भरोसे, पर कोरोना वायरस ने हमारी मनुष्य होने के सारी मर्यादाओं को उजागर कर दिया और अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है, इस बात को दर्शा दिया है। According to the Vedic perspective, science cannot be completely understood without spirituality. वैदिक काल की अपनी फिलॉसफी को, भारतीय तत्वज्ञान को, फिलॉसफी को डॉक्टर विजय भटकर इस चैप्टर के माध्यम से रखना चाहते हैं। वैदिक फिलॉसफी क्या कहती है? वैदिक दृष्टिकोण ये कहता है कि आप साइंस कैन नॉट बी कंप्लीटली अंडरस्टूड, विज्ञान भी नहीं समझा जा सकता पूरी तरीके से जब तक आप अध्यात्म को नहीं समझेंगे। एंड स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट साइंस, विज्ञान के बिना अध्यात्म नहीं समझा जा सकता और अध्यात्म के बिना विज्ञान कभी समझ में आएगा ही नहीं। ये दोनों चीजें एक दूसरे को पूरक दिखाई देती है, एक दूसरे के बिना अधूरी दिखाई देती है। सिंथेसिस इज नॉट मेयर मिक्सचर। जिस सिंथेसिस की डॉक्टर विजय भटकर बात कर रहे हैं, वो सिंथेसिस का मतलब दो चीजों को मिलाना नहीं होता, ब्लेंड करना नहीं होता, अमलगमेशन नहीं होता। दिस इज नॉट अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस अ थर्ड वन। दो चीजों को आपस में मिलाकर तीसरी कोई चीज बना लेना सिंथेसिस नहीं होता। Synthesis is the unification of science and spirituality in order to get a complete view of reality. वास्तविकता को, यथार्थ को समझने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए विज्ञान को और अध्यात्म को जब एक उचित क्रम में एक दूसरे के साथ रखा जाएगा, तभी हमें जिंदगी का पूरा व्यू, पूरा ब्यौरा मिलेगा। इस बात को डॉक्टर विजय भटकर रखते हैं। Humanity aims to create an advanced society. जब से मनुष्य ने पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है, एक मकसद हमेशा से रहा है, ताकि हम एक एडवांस सोसाइटी का, एक प्रगत समाज का निर्माण कर सके।
and without synthesis it will not give us a complete understanding. और जब तक हम सिंथेसिस का प्रयोग नहीं करेंगे विज्ञान और अध्यात्म का, तब तक हम पूरी तरह से आधुनिक युग का निर्माण कर भी नहीं पाएंगे. Both perspectives without the other give us only half knowledge. अगर आप सिर्फ विज्ञान को पढ़ते हैं अध्यात्म को छोड़कर, तो आप पूरी तरह से ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे. आपने सिर्फ एक पक्ष को पढ़ा है और ये हाफ नॉलेज ही रहेगा. एंड नो, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. आधा अधूरा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, धोखादायक हो सकता है. The evolution of human beings also generated several problems in the development of society. मनुष्य ने उत्क्रांति के दौर में जिस प्रकार से अपने आप को विकसित किया है, समाज में बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया है. चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को अगर मानकर चलते हैं तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि पहले हम बंदर थे और धीरे धीरे हम बंदर से फिर इंसान होते चले गए. ऐसी बहुत सारी धारणाओं को विज्ञान ने सामने तो रखा, पर साइंस ड्यूरिंग द लास्ट 400-500 years from Kepler's time to Galileo time and with Newton's to Laplace has progressed very fast. उत्क्रांति का और क्रांति का आपस में संबंध है. मनुष्य ने जो प्रगति की है उसको रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन दोनों के तराजू में तोल कर देखना चाहिए. हमने 400-500 साल में विज्ञान के द्वारा जो कुछ हासिल किया ये किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं है, पर हमें मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए कई हजार साल लगे, ये इवोल्यूशन है. और उत्क्रांति के इसी तत्व के अनुसार बहुत सारी चीजें प्रगत होती चली गई. The reality is ever since science come to the fore, therefore there have been wars. पर अगर हमने विज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा एक आधुनिक समाज का निर्माण करने का हमेशा से प्रगति किया है और हमने अगर प्रगति की है, तो एक बात और हमें सोचनी पड़ेगी कि विज्ञान के और ज्ञान के इतने प्रगत होने के बावजूद भी हमने कितने सारे युद्धों को देखा है. न जाने सैकड़ों वॉर लड़े जा चुके हैं. मनुष्य के इतिहास में न जाने कितनी अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी है. अगर मनुष्य ने ज्ञान को इतना ही हासिल कर लिया है, मनुष्य अगर इतना ही प्रगत हो चुका है, तो जंगली अवस्था से या स्टोन एज से जो लड़ाइयाँ हम करते आए हैं वो लड़ाइयाँ खत्म क्यों नहीं हुई? इसका मतलब हमने अभी तक प्रगति को हासिल नहीं किया है. हिस्ट्री इज full of wars, and there is a World War First, World War Second, and then the series of wars as such as Vietnam Wars, Korean War, and wars in the entire African continent. कितनी सारी लड़ाइयाँ. मनुष्य जानवरों से अलग है, विकसित होने का प्रयास कर रहा है ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण किया जाए, जिस समाज में रात दिन लड़ाइयाँ होती हैं. प्रथम विश्व युद्ध को देखा, दूसरे विश्व युद्ध को देखा, वियतनाम वॉर है, कोरियन वॉर्स है, इंडिया पाकिस्तान वॉर्स है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमेशा से चल रही लड़ाइयाँ है. इन सारी लड़ाइयों को देखने के बाद में मनुष्य शायद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ, ऐसा ही दिखाई देता है. Dr. Vijay Bhatkar is pointing out a very serious issues. If human being has made a development, has made a progress, then why these wars are going on? Because these wars are the symptoms of our vulgarity. जिस प्रकार से हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हमारे जंगली होने के सबूत है, क्योंकि कोई भी सभ्य व्यक्ति लड़ाइयाँ नहीं चाहता. तो इसलिए हमें साइंस के डेवलपमेंट के बारे में तो सोचना पड़ेगा कि हमने हासिल क्या है. Human society is not really advanced in spite of the fact of much scientific knowledge around us, and in addition to that we are also gifted with the intelligence for research. विज्ञान की प्रगति से बहुत कुछ हासिल करने का प्रयास तो हमने किया है, पर अपने इस नॉलेज के द्वारा, इस इंटेलिजेंस के द्वारा और एक चीज हमने पाई है जिसे हम रिसर्च कहते हैं. दैट मीन्स देयर इज समथिंग लैकिंग इन द होल वर्ल्ड. इतना रिसर्च करने के बावजूद भी अगर हम उसी जंगली अवस्था की तरह आज भी लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी प्रगति के रास्ते में, हमारे रिसर्च के रास्ते में कुछ तो भी कमियां, कुछ खामियां रह चुकी है, जो हम खामोशी से कर तो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है.
So many discoveries, innovations, and quantum theory, Einstein's theory of relativity, all these developments have completely changed the way we look at the universe. सृष्टि की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से कुछ थ्योरीज ने बदल के रख दिया है। कुछ डिस्कवरीज, इनोवेशंस ऐसे हुए हैं। क्वांटम थ्योरी ने और अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत ने मनुष्य को बहुत कुछ चीजें सोचने के लिए मजबूर कर दी। मनुष्य को अपने ज्ञान के ऊपर गुमान हो चला था। विज्ञान को प्रगति के दौर पर हमने ला लिया, बहुत सारे रिसर्च करके बहुत सारे ज्ञान को हासिल कर लिया और हमें ऐसा लगने लगा कि हमने सारे रहस्य को समझ लिया है। मनुष्य को एटम का पता चला, अणु के बारे में पता चला। मनुष्य को ऐसा लगा कि हमने दुनिया के सबसे सूक्ष्म चीज को ढूंढ लिया है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। पर बाद में रुदरफोर्ड और बाकी वैज्ञानिकों ने, वेब जैसे वैज्ञानिकों ने यह साबित करके बताया कि एटम दुनिया का सबसे छोटा वस्तु पदार्थ नहीं हो सकता, पार्टिकल नहीं हो सकता। एटम के आगे और छोटी चीज न्यूट्रॉन्स हो सकती है, न्यूट्रॉन के आगे भी फोटॉन हो सकते हैं, फोटॉन के आगे जाके भी क्वार्टा यू और क्वार्टा डी के बारे में अब वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। इसका मतलब खोज आगे जारी है और ये जो डिस्कवरीज है ये पूरी तरह से पूरी नहीं है यूनिवर्स को समझने के लिए। The combined view of the universe in which we live can be understood in the context of corona. कोरोना वायरस के संदर्भ में हम सारी दुनिया के पर्सपेक्टिव को, व्यू को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें और कितना समझना बाकी रह गया है। क्वांटम थ्योरी ने तो इस बात को हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो भी हम देखते हैं वो पार्टिकल्स के रूप में ही उपलब्ध है। हर एक चीज को अगर विघटित करके देखा जाए तो हर एक चीज सूक्ष्म कणों के रूप में है। रोशनी भी जो आती है वो एक सिधाई में नहीं आती, वो पार्टिकल्स के छोटे छोटे कणों के रूप में आती है। और इस प्रकार के सेम एडजेक्टिव्स के साथ में, सेम कैपेबिलिटी के साथ में, सेम प्रोपोर्शन के साथ में, सेम सिमिलैरिटीज के साथ में अगर दो अलग अलग कणों को एक दूसरे के साथ अलग भी कर दिया जाए तो भी उनकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को जब देखा तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि दो पार्टिकल्स को अलग करके बहुत अंतर पे भी अगर रख दिया जाए तो भी उनकी स्पेशलिटीज नहीं बदलती। दोनों की खूबियां एक दूसरे को आकर्षित करती है, दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी रहती है और ब्रह्मांड के बहुत सारी चीजों को हम दूर से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हम क्वांटम थ्योरी के अनुसार इतने सूक्ष्म रूप को धारण कर लेंगे, ब्लैक होल से हम सफर कर लेंगे तो भूत भविष्य को भी हम देख सकते हैं। इस बात की अद्भुत थ्योरी को क्वांटम थ्योरी ने मनुष्य के सामने रख दिया, एक ऐसा रिसर्च जिसने मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य कर दिया। द फंडामेंटल रीजन फॉर दिस इज हाफ नॉलेज कीपिंग असाइड स्पिरिचुअलिटी। पर अभी तक ऐसा लगने लगा था कि हमने सारी दुनिया की बहुत सारी चीजों के ऊपर विजय हासिल कर लिया है, पर कोरोना के वायरस ने जिस प्रकार से उथल पुथल मचाई है, अकेले अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। ये कोरोना ने हमें एहसास दिला दिया कि बहुत कुछ ढूंढना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ विज्ञान को सामने रखा, हमने अंदरूनी विज्ञान को नहीं समझा। एंड फंडामेंटल नॉलेज रीजन जिसे कहते हैं, इसको स्पिरिचुअलिटी को हमने बाजू में रख दिया, विच इज अटर्ड एज अ रिलीजियस थिंग। जब भी अध्यात्म की बात होती है तो लोग ये सोचते कि ये धर्म का हिस्सा है और सिर्फ धार्मिक लोगों ने ही, सिर्फ ऋषि मुनियों ने ही इसके बारे में सोचना चाहिए, और ऐसा बहाना बनाकर हमने कभी अध्यात्म को समझने की कोशिश नहीं की विज्ञान के साथ में। The term of body, mind and spirit should be taken into consideration. डॉक्टर विजय भटकर कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जब आप विज्ञान की बात करते हैं तो शरीर के पंच महाभूतों के द्वारा बने गए शरीर को, स्थूल रूप को अगर आप आपके सामने रखते हैं तो साथ ही साथ आपको माइंड को भी समझना पड़ेगा, आपको स्पिरिट को जानने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप
स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, मानते हैं, तो स्पिरिट को भी समझना पड़ेगा। आप अगर शरीर को मानते हैं तो शरीर के अंदर जो दिल है, जो मन है, जो मस्तिष्क है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। आप जब इस लेक्चर को समझ रहे हैं तो कुछ चीज़ें शायद आपके मन में कुतूहल या कन्फ्यूजन पैदा कर देगी, पर शरीर अलग है। शरीर के अंदर ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए जो हार्ट है वो हार्ट अलग है। दिल और दिमाग एक दूसरे से अलग है। जो ब्रेन आपके पास वो ब्रेन अलग है। ब्रेन के अलावा भी माइंड अलग है, मन अलग है। और मन के अलावा भी हम रूह को, आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय फिलॉसफी ने, तत्वज्ञान ने आत्मा अमर है और आत्मा विद्यमान है, इस बात को अगर माना है। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ कुछ को छोड़कर इस बात को मानता है कि आत्मा का अस्तित्व होता है, तो इस बात को भी विज्ञान को सोचना पड़ेगा। मनुष्य को ऐसा लगने लगा था कि ब्रेन ही अंतिम साधन है समझने का, पर ब्रेन को समझने की जब कोशिश की गई तो सिर्फ माइंड नहीं, उसमें अनकॉन्शियस माइंड को भी मनुष्य ने ढूंढ निकाला। सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, ये भी मनुष्य ने पता कर लिया। बहुत कुछ खोजना बाकी है। इसलिए अध्यात्म को जब तक हम समझेंगे नहीं, हम विज्ञान को भी नहीं समझ पाएंगे। The terms of body, mind and spirit should be taken into consideration. Soul is very misunderstood word. जब भी हम आत्मा की बात करते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। By spirituality we mean the knowledge of the soul that is within us. पर डॉक्टर विजय भटकर कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि स्पिरिट शब्द से ही, आत्मा शब्द से ही अध्यात्म यह शब्द आया है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, अध्यात्म का मतलब होता है नॉलेज ऑफ सोल, अपनी आत्मा को जानने का ज्ञान, और वह आत्मा जो मनुष्य के भीतर ही है। अगर मनुष्य के शरीर में आत्मा नहीं है तो उसे हम मुर्दा समझते हैं, और मुर्दा और जिंदा आदमी में यही चीज़ फर्क करती है। रूह के नहीं होने से मनुष्य मुर्दा कहलाता है। तो एक रूह को समझना भी विज्ञान के सामने एक चैलेंज है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को डॉक्टर विजय भटकर यहाँ पर कोट करते हैं। आदि शंकराचार्य के बारे में वो बात करते हैं। शंकराचार्य कॉल्स अ नॉलेज आत्मबोध। आदि शंकराचार्य नॉलेज को आत्मबोध कहते हैं। आदि शंकराचार्य बुद्धिज्म ने, भगवान बुद्ध के फिलॉसफी ने जब हिंदुत्व की बहुत सारी फिलॉसफियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे, ऐसा लगने लगा था कि हिंदू धर्म अपने अस्तित्व को ही गवा के बैठेगा, तो आदि शंकराचार्य ने हिंदू फिलॉसफी में लोगों के विश्वास को जगाने की कोशिश की। बुद्धिज्म ने और भगवान बुद्ध ने कुछ इस प्रकार का चैलेंज हिंदुइज्म के सामने खड़ा कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि सारे आधार ही हिंदू धर्म के खो गए हैं और तहस नहस हो जाएगा। भगवान बुद्ध के ऊपर ये इल्ज़ाम तो लगता है, पर बुद्ध ने धर्म के आधार ढाए नहीं। बुद्ध ने धर्म के आधार को सही ढंग से पहली बार रखा है। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता हिंदुइज्म भी बुद्ध को समझने में नाकामयाब रही। द नॉलेज ऑफ सेल्फ इज स्टिल कंप्लीटली मिसिंग। शंकराचार्य ने जैसे ही फिर हिंदू फिलॉसफी को संभालने की कोशिश की तो सेल्फ नॉलेज को उन्होंने आगे रखा। स्टिल कंप्लीटली मिसिंग बिकॉज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ फॉल्स इन द रिलम ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। पर इस बात को हम मानते हैं कि नॉलेज आज भी अधूरा है, क्योंकि अभी भी हम अध्यात्म को या फिलॉसफी को हम धर्म का हिस्सा मानते हैं। अभी तक हमने उसे समझने की कोशिश नहीं की। We in a scientific civilization know through the modern science. आज हम जो भी जानते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हमने इन सारी चीज़ों को विज्ञान के माध्यम से ही समझा है। Several civilization existed over the last 14,000 years. पिछले 14,000 सालों के मनुष्य के इतिहास को अगर देखा जाए तो बहुत सारी सभ्यताओं ने इस पृथ्वी पर वास किया है। बहुत सारी सभ्यताएं आई और गई। And we started as hunters, then become a civilized people. एक शिकारी कौम के नाते मनुष्य ने अपने सफर को शुरू किया और फिर हम आज के प्रगत इंसान तक पहुंचे हैं। न जाने मेसोपोटामिया, बेबीलोनियन कल्चर, हड़प्पा की कल्चर, ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं को हमने देखा है और मनुष्य ने
आज के इस आधुनिक दौर को हासिल किया है। Many civilizations like Sumerian civilization, Mesopotamian civilization, and Egyptian civilization existed, but the earliest civilization would be the Vedic civilization or Indian civilization with a history of unbroken continuity. बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई। मिस्र की सभ्यता हो या फिर वो हड़प्पा की संस्कृति हो, ऐसी बहुत सारी संस्कृतियों को हमने देखा है, पर वैदिक कल्चर को, वैदिक संस्कृति को एक आधुनिक संस्कृति के साथ में जुड़ी हुई संस्कृति के रूप में माना जाता है, जिसकी श्रृंखला आज भी बनी हुई है। द ग्रीक सिविलाइजेशन इज मॉडर्न साइंटिफिक सिविलाइजेशन ड्यू टू लॉजिक एंड रैशनलाइजेशन अलॉन्ग विद द चाइनीज सिविलाइजेशन। पर वैदिक संस्कृति के साथ में ग्रीक सभ्यता और चाइनीज सभ्यता को सबसे आधुनिक सभ्यता माना जाता है, क्योंकि तर्क को, लॉजिक को उन्होंने आगे रखा। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू द चाइनीज सिविलाइजेशन बाय गिविंग द बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। भारत के बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने चाइना को उपकृत किया है अपने बुद्धिज्म के श्रद्धा को और विश्वास को देकर। बुद्धिज्म ने सारे धर्मों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया, और यही वजह थी कि तर्क को, लॉजिक को अपने आधार को बनाते हुए भगवान बुद्ध ने जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, सिलोन, श्रीलंका, न जाने कितने देशों को, कंबोडिया, बहुत सारे देशों को अपनी फिलॉसफी से प्रभावित किया है। दुनिया के सभी वैज्ञानिक बुद्ध के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, और बुद्ध ने पहली बार साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे रखा और मेहरबानी की दुनिया के ऊपर कि दुनिया को कम से कम सोचने का तरीका, दुनिया को एनालिसिस बुद्ध ने सबसे पहले दिया है। बुद्धिज्म एनालिसिस का धर्म है, कंफ्यूजन का नहीं। देयर वॉज वंस अ चाइनीज एम्बेसडर हु वेंट टू द यूएस एंड सेड दैट इंडिया हैड कैप्चर्ड द माइंड्स ऑफ चाइना। एक बार चाइनीज राजदूत अमेरिका में गए थे और वहां एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि इंडिया ने भारतीय दिलों के ऊपर कब्जा कर लिया, दिमाग के ऊपर। पीपल विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर, बिना किसी सैनिक को चाइना में भेजे चाइनिक दिमाग को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास भारत ने किया है। और ये क्यों हुआ? द कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शोज हाउ अ राइट पर्सपेक्टिव कैन चेंज द वर्ल्ड। बुद्धिज्म ने जिस प्रकार से चाइना को प्रभावित किया है, किसी भी प्रकार की सेना को हमने चाइना में नहीं भेजा, पर बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी से पूरे चाइनीज लोगों को जीत लिया। एक सही फिलॉसफी को अगर दुनिया के सामने रखा जाए तो कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसका उदाहरण बुद्धिज्म है। इन्फ्लुएंस ह्यूमैनिटी वेरी सिग्निफिकेंटली, और बुद्ध ने ये कारनामा करके बताया। बहुत सारे धर्मों ने श्रद्धा को आगे रखा है। आपको पहले श्रद्धा रखनी पड़ती है, तब जाके आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने श्रद्धा को पीछे ढकेल दिया, अनुभव को सामने रखा, एक्सपीरियंस को सामने रखा। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप किसी भी बात को एक्सेप्ट ना करें। इतनी सिंपल फिलॉसफी को बुद्ध ने सामने रखा। अगर आपको अनुभव आ जाए तो श्रद्धा अपने आप चली आती है, उसको जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ह्यूमैनिटी टुडे इज स्टिल डिबेटिंग ओवर ह्यूमन स्टार्टेड इमर्जिंग फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम चिंपैंजीज। आज भी मनुष्य इस बात के ऊपर सोच रहा है, विवाद चल रहा है कि मनुष्य ने जिस प्रगति को हासिल किया है, अगर हम चिंपैंजी से, जापानीज बंदरों से अगर हम इंसान बने हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम चार्ल्स डार्विन की फिलॉसफी को मानते हैं कि बंदर से इंसान बना है, तो आज जो बंदर है वो भी भविष्य में जाकर इंसान बनेंगे, इस बात को मानना पड़ेगा। पर बहुत सारी चीजें हमें आज भी समझनी है। वेद इज धातु, मेटल, दैट मीन्स टू नो, टू इंक्वायर। इन वैदिक सिविलाइजेशन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर रिटन एज विज्ञान। वेद की बात यहाँ पर डॉक्टर विजय भटकर कहते हैं, वेद इस धातु, वेद का मतलब धातु मेटल है, और इसका मतलब होता है जानना और इंक्वायर करना। तो वैदिक सिविलाइजेशन इंक्वायरी के ऊपर आधारित सभ्यता है, और साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में वेदों ने विज्ञान कहा है इसे, एंड आत्मज्ञान विच इज द स्पेशल नॉलेज
जब हम आत्मज्ञान को हासिल करते हैं तो हम विशेष ज्ञान को भी हासिल करते हैं। Therefore, science and spirituality needs to be taught together. जब तक आप विज्ञान को नहीं समझेंगे, आप उच्च ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। भारतीय सभ्यता में यही पर जरा सी एक पेशेंस की, एक धैर्य की ज़रूरत है कि धर्म को भी अगर हम विज्ञान के साथ समझेंगे तो बहुत सारे मसले अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। फिर किसी आडंबर की, किसी षड्यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं कहलाएगी। Generally, the pursuit of science is believed to be a pursuit of mathematics, physics, chemistry, biology, and computer science in recent years, technology, astronomy, astrophysics, and several such disciplines. आज की धारणा क्या बन गई है? विज्ञान का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना, टेक्नोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोफिजिक्स को जानने की कोशिश करना, इसी को वो विज्ञान समझते हैं। 25 करोड़ विद्यार्थी जो है, 25 crore students are studying from the schools level to the doctoral level, and we must understand that the science is actually a process of acquiring valid knowledge. सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को पढ़ने का मतलब ही ज्ञान को पूरी तरह से हासिल करना नहीं होता। ये बात अगर 25 करोड़ विज्ञान को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के समझ में आ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि विज्ञान को हम अपने तरीके से सिर्फ साध्य नहीं कह सकते। ये एक प्रोसेस है। और किस बात की प्रोसेस? अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, एक्वायरिंग द वैलिड नॉलेज, एक यथार्थ ज्ञान को हासिल करने की प्रक्रिया है। इन संस्कृत देयर आर टू थिंग्स, वन इज यथार्थ ज्ञान एंड द अदर इज अयथार्थ ज्ञान। जब आप विज्ञान की मदद से ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं। यथार्थ ज्ञान है या फिर अयथार्थ ज्ञान है। अवर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट। विज्ञान की मदद से हमें समझना सिर्फ यही है कि सही क्या है एंड व्हाट इज रॉन्ग, और गलत क्या है। यह अगर मनुष्य के समझ में आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। When we say that I as a subject am trying to know about the object, this inquiry is a subjective nature. एक बहुत philosophical बात डॉक्टर विजय भटकर यहाँ कहते हैं। बहुत सारे विज्ञान को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि किसी भी चीज को तटस्थता के साथ देखो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से देखो। पर यहाँ पर डॉक्टर विजय भटकर एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जब आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्टिवली एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि उस काम को करने वाला व्यक्ति आप खुद है, आई। और जिस व्यक्ति में आप खुद इन्वॉल्व है, जब मैं की बात आप करते हैं, अगर उस क्रिया का सब्जेक्ट ही आई है, इफ यू आर डूइंग योरसेल्फ, देन द थिंग्स कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। अगर किसी बात को आई सब्जेक्ट कर रहा है, खुद मनुष्य कर रहा है, तो ये बात सब्जेक्टिव हो जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि आप ही उस विषय के सब्जेक्ट है, करता है। एंड दिस इंक्वायरी इज अ सब्जेक्टिव नेचर एंड ट्रेडिशनली इट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। और जिस किसी भी बात में अगर आप खुद इन्वॉल्व होते हैं तो परंपरागत रूप से हम उसे साइंटिफिक इंक्वायरी नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिक इंक्वायरी का मतलब होता है उसमें आप बिना इन्वॉल्व हुए ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको ढूंढने का प्रयास करें, अनबायस्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। Scientific knowledge, subjective knowledge was not made a part of science for a long time. पर विज्ञान को ऐसा लगने लगा कि सारी चीजें ऑब्जेक्टिव तरीके से ढूंढनी चाहिए। पर जिस व्यक्ति ने सब्जेक्ट और कोई भी चीज, कोई भी डिस्कवरी, कोई भी इन्वेंशन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो आकर या इधर से या उधर से सोचे वो सब्जेक्टिव हो ही जाता है। पर विज्ञान ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव चीज को ध्यान में रखा। फिर जो सब्जेक्टिव डिस्कवरीज है, व्यक्ति ने जो तलाश किया है, जिस ज्ञान को हासिल किया है, बुद्ध ने जिस सुप्रीम नॉलेज को, महावीर ने जिस अंतिम ज्ञान को हासिल किया है, उसका क्या विज्ञान को उसको अपने ज्ञान में हासिल नहीं करना चाहिए? In reality, one cannot study the subject without involving oneself in the subject or the experiment they are performing. एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी
कि जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, आप बिना खुद को इन्वॉल्व किए किसी भी रियलिटी को जान नहीं सकते। द प्रोसेस ऑफ नोइंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज दृश्य एंड दर्शन। जब किसी भी बात में आप इन्वॉल्व होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं, जो दिखाई देता है, उसे दृश्य कहते हैं, और दृश्य को देखने के बाद ही दर्शन की अवस्था को हम हासिल कर सकते हैं। ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्व्ड and observation, these are three important concepts Dr. Vijay Bhatkar is discussing over here. Today, dominant view and the science is a quantum view. आज की विज्ञान की बात करें तो क्वांटम व्यू को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। सूक्ष्म किसी बात को कंप्लीट विजिबिलिटी के साथ समझना। When we claim we have clearly understood, जब हम इस दावे को करते हैं कि हमने सब कुछ क्लियरली समझ लिया है, तो इस बात को भी आप समझ लेना। इसका मतलब ये होता है कि we do not understand it। जब हम ये दावा करते हैं कि हम सब कुछ समझ गए, तो समझ लेना कि हम कुछ भी नहीं समझे। ये बात सुनने में जरा सी अटपटी सी लगती है, एक एंटीथीसिस दिखाई देता है, पर सोक्रेटिस इसका बेहतरीन उदाहरण है। दुनिया के फिलोसॉफी के सबसे बड़े फिलोसोफर के रूप में जिस व्यक्ति को दुनिया जानती है, उनका नाम है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जब लोगों से बात करते थे तो यूज्ड टू से दैट द ओनली थिंग ही न्यू इज दैट ही डिडंट नो एनीथिंग। सोक्रेटिस हमेशा लोगों से एक ही बात करते थे। वो एक ही बात जानते हैं। कौन सी बात? वो एक ही बात जानते हैं कि वो खुद कुछ नहीं जानते। अटपटी सी बात लगती है ना? इतना बड़ा फिलोसोफर जब इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो खुद भी कुछ नहीं जानता, इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ जानने की गुंजाइश अभी सोक्रेटिस ने बाकी रखी है। वो दावा नहीं करते हैं जानने का सब कुछ। The sign of educated person, of knowledgeable person is that very humble। ये वही नम्रता है जो सोक्रेटिस ने धारण की थी। इतना सब कुछ जानने के बाद में फिलॉसफी, साइंस, विज्ञान, मैथमेटिक्स, न जाने मेडिकल साइंस, लैंग्वेज, ड्रामा, न जाने कितने चीज़ों के बारे में सोक्रेटिस ने बातें कही और लिखी है। इतना सब कुछ ज्ञान एक खुद ही यूनिवर्सिटी के जैसे होने के बावजूद भी सोक्रेटिस ये कहते थे कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये नम्रता, ये विनम्रता ही एक पढ़े लिखे व्यक्ति की निशानी है, ऐसे डॉक्टर विजय भटकर कहते हैं। विद्या विनयेन शोभते। विद्या उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास विनय है, नम्रता है। वी नो नथिंग अबाउट द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इस बात को तो हमें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम विज्ञान के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में उतना नहीं जानते, नहीं तो कोरोना वायरस हमें इतना परेशान नहीं करता। एज एंटायर प्रोसेस इज लाइक पीलिंग ऑफ एन ओनियन। इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर विजय भटकर प्याज का उदाहरण देते हैं। प्याज को छिलते समय जब हम एक एक परत को निकालते हैं, एक परत को निकालने के बाद में दूसरी और परत आती है, तीसरी और आती है, चौथी और आती है, ऐसे एक एक परत खुलती जाती है। विज्ञान के माध्यम से जब हम ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो न जाने कितनी परतें खुलने वाली है, न जाने कितने रहस्य के ऊपर से अभी भी पर्दा उठना बाकी है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड साइंस एंड लर्निंग। पर जिस शिक्षा को, जिस प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो समझने की एक जो प्रोसेस है, वो सिर्फ प्रयास कर रही है विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझने की। नॉलेज क्रॉसनेस विथ रिलीजन। ज्ञान का हमेशा धर्म के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। रिलीजन कैन बिकम अ बिग चैलेंज व्हाइल स्टडीइंग साइंस। अब इस समस्या को तो बहुत सारे लोगों ने सहा भी है, देखा भी है। धर्म हमेशा रास्ते में एक संकट के रूप में खड़ा हो चुका था और खड़ा होते रहा है। जब भी लोग विज्ञान की बात करते हैं, जब भी बात कुछ साबित करने की आती है, तो धर्म इस रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा होता है। पर as spirituality is not understood in the correct way for the scientific purpose, इसी का नतीजा ये हुआ कि हमने अध्यात्म को कभी भी विज्ञान के रास्ते से समझने का प्रयास नहीं किया। We don't want to bring religion into scientific pursuits। एक बात हमेशा से इस बात का विरोध रहा है, हमने कभी भी धर्म की चिकित्सा को विज्ञान के रास्ते होने नहीं दिया। वो डॉक्टर दाभोलकर का मर्डर हो
या बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इन लोगों ने बुद्ध से लेके, चारवाक से लेके, महावीर से लेके, संत ज्ञानेश्वर से लेके, तुकाराम से लेके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, इवन पेरियार का नाम इसमें लिया जा सकता है, इन सभी लोगों ने, इवन डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ उल्लेखित किया जा सकता है, इन सभी लोगों ने अपने अपने लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर धर्म की चिकित्सा करने का प्रयास किया है और धर्म हमेशा इनके खिलाफ खड़ा हो गया। और यही वजह हुई कि हमने अध्यात्म को बराबर समझा नहीं। We don't want to bring religion into scientific pursuits with the perspective of what is superior and what is inferior. पर जब धर्म की चिकित्सा होती है तो धर्म को नीचा दिखाना और विज्ञान को बहुत सुपीरियर दिखाना ये पर्पस नहीं है उसका। सिर्फ ज्ञान को हासिल करना यही पर्पस है। पर हमारे विज्ञान के रास्ते में हमेशा धर्म रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है। ज्ञानेश्वर, one of the most profound commentaries on Srimad Bhagavad Gita, addressed this issue in a very simple manner. भगवान भगवद गीता में संत ज्ञानेश्वर ने इस बात को बहुत आसान तरीकों से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें चैप्टर 7 ऑफ द भगवद गीता इस टाइटल ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग के नाम से जो चैप्टर, जो अध्याय लिखा गया है, 7वां अध्याय, इसमें संत ज्ञानेश्वर ने इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। विज्ञान इज स्पिरिचुअल नॉलेज। विज्ञान क्या है? अध्यात्म का बेहतर नॉलेज एज पर टेक्स्ट, विच इज द कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ विज्ञान। ज्ञानेश्वर कॉल्स इज विज्ञान एज प्रापंचिक ज्ञान। ज्ञानेश्वर इसे प्रापंचिक ज्ञान के रूप में कहते हैं। हियर ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्रापंचिक नॉलेज। वो प्रापंचिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ द वर्ल्डली नॉलेज। ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रापंचिक नॉलेज एज द पंच महाभूतस सच एज पृथ्वी, आप, तेज, वायु एंड आकाश। ही इज टॉकिंग अबाउट जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन पंच महाभूतों को जानने का प्रयास करना और इसके तत्व को समझने का प्रयास करना ही विज्ञान है। इस प्रकार की एक सिंपल धारणा संत ज्ञानेश्वर समझाते हैं। प्रापंचिक ज्ञान इज द ज्ञान ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और इन्हीं को अगर आपने समझ लिया तो सारे यूनिवर्स को समझने का रास्ता खुल जाता है। द एंटायर कॉग्नेट और यूनिवर्स। इस प्रकार से हम आसानी से हम सारी दुनिया को समझने का प्रयास कर सकते हैं। द अदर मीनिंग ऑफ ज्ञान और ज्ञान, दैट इज आत्मज्ञान एंड इज द ज्ञान ऑफ द सोल और द ज्ञान ऑफ द सेल्फ। अपने आप को समझने की कोशिश करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप श्रोता सुन लीजिए। वैज्ञानिक साइंटिस्ट जब भी प्रयास करते हैं तो बाहर के ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को ढूंढते हैं, रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। चांद को जानेंगे, मार्स को पहुंचेंगे, सूरज को जानने का प्रयास करेंगे। बाहरी दुनिया में जो जो दिखाई देता है, चांद, तारे, ग्रह, सूरज, इनको समझने की कोशिश की जा रही है। ये इनको उनको समझने के चक्कर में वैज्ञानिकों ने अपने आप को समझने की कोशिश बहुत कम की और यहीं पर अध्यात्म और विज्ञान आकर टकराते हैं। अगर इतनी ही कोशिश अपने अंदर भी झांकने की हमने की होती तो शायद अध्यात्म समझ में आता। इज द ज्ञान ऑफ द सेल्फ एंड दैट इज व्हाट रमन महर्षि वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और जितना हम बाहर समझते, जितनी हम ऊंचाई को छूने की कोशिश करते, गहराई भी उतनी होनी जरूरी है। एंड द क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड हु इज कॉल्ड जिज्ञासा। और ये जो तीव्र इच्छा होती है ज्ञान को हासिल करने की, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, पोएट सेज, द राइटर सेज दैट ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर रियलिटी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रह्म। वो ब्रह्म को जानना चाहते हैं। ब्रह्म सूत्रस, वेदास एंड उपनिषद्स एंड द भागवत गीता ट्राइज टू एक्सप्लेन इट एंड एक्सप्लेन जिज्ञासा। इट इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल परस्यूट। अलग अलग धर्म ग्रंथों को देख लीजिए, इन सभी ने इस ब्रह्म तत्व को, जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से आज जानने लगे हैं, उसी को जानने का प्रयास तो किया है और ये कंटिन्यूअस पीछा जारी है ऐसे बहुत सारे सवालों का जिनको अभी तक विज्ञान समझ नहीं पाया। Extending this thought process, quantum mechanics is wonderful.
क्वांटम मैकेनिक्स इस बात में एक वंडरफुल अचीवमेंट है, बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी। व्हेन अ युग चेंजेस अ न्यू युगा कम्स, जब ये एक युग बदलता है, एक कल्प बदलता है, तो एक नए युग की शुरुआत होती है। A new perspective come, एक नया दर्शन सामने आता है। The scientific world has witnessed the yugas of Galileo and Newton। विज्ञान ने ऐसे कई दौर देखे। हमने गैलीलियो का भी दौर देखा है, हमने न्यूटन का भी दौर देखा है। एंड द युगा ऑफ आइंस्टाइन विच कैन बी ट्रेस्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। और इस शताब्दी के अंत में हमें न्यूटन का युग भी देखने को मिला, विच कैन बी ट्रेस्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरीज एंड द ईयर्स ऑफ द पोस्ट 1930s इज कंसिडर्ड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द युग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। 1930 के बाद का दौर क्वांटम फिजिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के नए दौर को इंगित करता है। यही से इसे नया दौर समझा जाता है। इन कुछ लोगों का उल्लेख डॉक्टर विजय भटकर यहाँ पर करते हैं। न्यूटन और गैलीलियो ने विज्ञान को जिस प्रकार की देन दी है, दुनिया को जिस प्रकार से विज्ञान समझाया है, बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से मनुष्य ने देखना शुरू किया। पर इनके साथ दो नामों को और जानना ज़रूरी है। एक है चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज से ग्रंथ ने, जो किताब इन्होंने लिखी, इसने सारे धर्मों के आधार ही खींच लिए। बाइबल की दुनिया में और गॉड की दुनिया में सबसे ज़्यादा तहलका चार्ल्स डार्विन की किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने मचाया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने इस बात को साबित करके बताया कि मनुष्य की निर्मित भगवान ने नहीं की है, ये एवोल्यूशन के जरिए मनुष्य बनते गया है। बाइबल आज तक जो विश्वास कर रहा था, उस सारे आधार को ही चार्ल्स डार्विन ने खींच लिया। ये स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान को, अध्यात्म को, धर्म को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, फिल्टर करके देखने की कोशिश थी शुरुआती दौर की। और एक नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, गियार्डानो ब्रूनो का। आप ये मत समझना कि कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने सबसे पहले पृथ्वी घूमती है, चांद और सूरज स्थिर है और पृथ्वी घूमती है और चंद्रमा इर्द गिर्द घूमता है, आकार उसका गोल है, ये इन्होंने कोपरनिकस ने पहली बार कहा था, ऐसा नहीं है। उसके पहले ही इस बात को गियार्डानो ब्रूनो ने साबित करके बताया था। पर यह बात रोमन चर्च के खिलाफ गई, बाइबल के फिलॉसफी के खिलाफ गई, क्योंकि चांद और तारे तो भगवान ने बनाए हैं और रोशनी के लिए बनाए हैं, वो पत्थर हो ही नहीं सकते, ऐसा चर्च मानते थे। अब बाइबल ने जो कहा वो सच है, बाइबल के खिलाफ कैसे कोई बोल सकता था। गियार्डानो ब्रूनो को जिंदा जलाने की सजा दी गई विज्ञान बताने की कोशिश के लिए। तो चार्ल्स डार्विन जैसे लोगों को विज्ञान के पहले मार्टिर के रूप में गियार्डानो ब्रूनो को जाना जाता है। अपनी जान तक उन्हें गंवानी पड़ी। 1700 ईस्वी वगैरह के दरमियान चार्ल्स डार्विन ने जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा तो सारी दुनिया ने भर्त्सना की चार्ल्स डार्विन की। पर 400-500 साल के बाद में इंग्लैंड के चर्च को चार्ल्स डार्विन के परिवार से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो विज्ञान को समझने की और समझाने की कोशिश इतना भी आसान काम नहीं होता। Schools, colleges and universities present their students with ample subject to choose from the study such as physics, chemistry, biology, engineering and technology, medical science, cognitive science, information science, commerce, business, arts and aesthetics, architecture, dance, drama, the list goes on। न जाने कितनी सारी चीजें हम यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में पढ़ते हैं। पर it goes on, why try to more and more about, and we are trying to learn more and more about less and less। बहुत सो सूक्ष्म चीज़ों को जानने के लिए, बहुत ही कम चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हम कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ ये है, हमने बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ये हमने किस प्रकार का ज्ञान हासिल किया है। क्वांटम थ्योरी की जब बात होती है तो क्वांटम थ्योरी में जिस प्रकार से हमने ज्ञान को हासिल किया है, विज्ञान को हासिल किया है, इसका इन्फ्लुएंस हमें समझ में आया। In fact, it does not just stop at conscious being, but goes to an even deeper level of inanimate particles। ज्ञान को जब समझने का प्रयास कर रहे हो तो यहाँ से ज्ञान बहुत सूक्ष्म चीज़ों की तरफ झुकते हुए जाता है और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स को हमने समझने की कोशिश की।
हमने ये भी समझा कि रोशनी भी छोटे छोटे कणों के रूप में आती है और ये कण हमेशा वेव्स के रूप में ही अवेलेबल है हमारे इर्द गिर्द में। मनुष्य खुद एक पार्टिकल से बना हुआ है। जितनी रोशनी, चीजें, वस्तुएं सब दिखाई देती है पार्टिकल्स के रूप में ही है। ये क्वांटम थ्योरी ने हमें समझा के दिया है। जब हम इस सूक्ष्म रूप को धारण करेंगे तो हम सूक्ष्म रूप से इस क्वांटम थ्योरी को समझ भी पाएंगे। एंड although this concept is introduced when one takes a deeper dive in quantum mechanics, और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई को समझने का प्रयास कर रहे हैं। We have been given faculties to seek sense and acquire knowledge, and examples eye, seeing, ears for listening, and nose for smelling, senses and taste and touch. We have been blessed with these 5 primary senses. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें निसर्ग ने, सृष्टि ने ऐसे ही दे दी है, क्योंकि हमारे पास देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान है, टेस्ट करने के लिए जुबान है, स्मेल लेने के लिए नाक है, त्वचा है, स्पर्श को समझने के लिए। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारे प्राइमरी सेंसेस से जो हमारे माइंड को इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। बियॉन्ड दिस इज द स्पिरिट विच टर्न्स द लिविंग बीइंग इनटू अ कॉन्शियस बीइंग। इन सभी चीज़ों के परे एक रूह है, एक आत्मा है, एक माइंड है, एक मन है। ये मनुष्य को जीवंत स्वरूप धारण करने के लिए बाध्य करती है और यही चीज़ मनुष्य को कॉन्शियस बनाती है। बिना रूह के, बिना चैतन्य शक्ति के, बिना आत्मा के मनुष्य मुर्दे के समान है। जिस शक्ति ने मनुष्य को जीवित किया है, कॉन्शियस किया है, वो ताकत कितनी अद्भुत होगी, इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। Eyes are tremendous instrument. People have studied them and are still engaged in studying them. Our eyes capture a billion and trillion of bytes of data in single image. हमारी आंखें भी कुछ जादू से कम नहीं है। किसी स्कैनर की तरह बिलियंस और ट्रिलियन बाइट्स का डाटा वो सिंगल इमेज में कैप्चर करते हैं। They have biologically inbuilt vision corrections. विजन करेक्शंस का बायोलॉजिकल एक मैकेनिज्म में भी आंखों के अंदर है। न जाने बनाने वाले ने, कायनात के सृष्टि के निर्माता ने मनुष्य के शरीर को कितना अद्भुत मशीन बनाया है। आँख, कान, नाक सब आश्चर्यचकित कर देते हैं। एंड यू कैन शिफ्ट योर फोकस, look down, and then up all sudden go from left to right, yet your sight would not suffer like a microscope, telescope and radio telescope. मनुष्य की आंखों के बाद में फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप को इन्वेंट हमने किया है। पर क्या जादू है। दाएं बाएं सब देख सकते हैं, ऊपर नीचे देख सकते हैं, अपने विजन को बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चमत्कार के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान हैं। Our ears are great instrument to understand speech. It is the current level because they can both see and hear. For example, in a crowd of hundreds and crores of people, a mother knows if her child is crying. हजारों लाखों लोगों की भीड़ में अपना बच्चा कहाँ पर रोता है माँ अच्छे से जान लेती है, समझ लेती है। न जाने क्या क्षमता निसर्ग ने मनुष्य को प्रदान की है। In a herd of cows, a calf knows exactly where the mother cow is. जब गाय और बछड़े साथ में चलते हैं, बहुत सारे झुंड में चलते हैं, आपको सुनकर देखकर ताज्जुब लगेगा कि बहुत सारे छोटे बछड़ों को अलग से पीछे रख दिया जाता है और बड़ी गाय आगे निकलती है। जब रात के समय गायों के झुंड को इकट्ठा किया जाता है, सारे बछड़ों को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। ये सारे बछड़े अपनी ही माँ के पास दूध पीने के लिए पहुँचते हैं। क्या स्पर्श का ज्ञान होगा, क्या स्मेल का ज्ञान होगा कि मनुष्य और जानवर ये चमत्कार कर लेते हैं। विज्ञान क्या क्या चमत्कार मनुष्य के साथ करवा सकता है। Sight and sound together create this tremendous ability. Similarity, the instrument of taste, touch and smell are all unique. The power of these instruments is not simply limited to physical sensation but metaphysical as well. पर ये सारे सिर्फ हम छू कर, देख कर ही, सुनकर ही बता सकते, ऐसा नहीं है। जो हमारे इन 5 ऑर्गन्स के परे चीजें हैं उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। वन कैन डिस्टिंग्विश अ पर्सन इंटेंशन थ्रू देयर टच। स्पर्श से पहचान तो सकते हैं, पर स्पर्श के आधार पर किसी व्यक्ति के छूने के बाद में उसका इंटेंशन भी समझा जा सकता है। क्या अद्भुत ताकत, क्या मेटाफिजिकल पावर्स हमारे अंदर है।
That is how strong and our sensory apparatus is. The study of knowledge is called the discipline of epistemology. और इस सारे विज्ञान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली द डिसिप्लिन ऑफ फिलोसॉफी इज नॉट टॉट as well as it should be the प्रत्यक्ष. पर फिलॉसफी को प्रत्यक्ष ज्ञान के तौर पर हमें सिखाया नहीं जाता. डायरेक्ट नॉलेज, जिसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक सेंसेस. हमारे जो बेसिक ऑर्गन्स है उनसे हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है. इट कुड बी कैटेगराइज एज आइदर वैलिड और नॉन वैलिड. आपने अपने बेसिक सेंसरी ऑर्गन से जो देखा है वो वैलिड है कि नॉन वैलिड है या इनवैलिड है, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. Computers prove that pictures can be manipulated using softwares and so open the possibility of non-valid knowledge. कंप्यूटर ने इस बात को साबित करके बताया है कि इमेजेस को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है, और ये साबित करके बताया. इसलिए कंप्यूटर से हम इनवैलिड और वैलिड नॉलेज को भी परख सकते हैं. इसके आगे का एक दौर है जिसको अनुमान कहते हैं. अनुमान itself is a very powerful discipline called logic. तर्क पर आधारित है. एंड न्याय शास्त्र इज डिराइव्ड फ्रॉम इट. न्याय शास्त्र इसी पर आधारित है, लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर. लॉजिकल फैकल्टी एग्जिस्ट इन दिस कॉन्शियस बीइंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. आर्ग्यूबली इट इज द मोस्ट डेवलप्ड इन द ह्यूमंस. द एंटायर फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ लॉजिक. अब न्याय शास्त्र को देखिए, कंप्यूटर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ लॉजिक के आधार पर बने हैं. एंड द एडवांसमेंट ऑफ द फिनोमेना ऑफ लॉजिक इटसेल्फ. द अर्थपट्टी which can be understood as a supposition as ship at harbor, first the top and then the base of means at the earth is round. अर्थपट्टी हमें इस बात को समझाती है, अंदाज लगाने के लिए प्रेरणा देती है. जब हम समुद्र के किनारे रहते हैं तो दूर से हमें सिर्फ जहाज का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है. बाद में धीरे धीरे जब वो हमारे पास आता है तो पूरा जहाज दिखाई देता है, और हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि समुद्र के ऊपर से आने वाले जहाज के आकार के आधार पर पृथ्वी किस प्रकार से गोल है, इस प्रकार का अनुमान लगाया जा सकता है. द थर्ड फैकल्टी शब्द मीन्स लैंग्वेज. अनुमान के बाद, अर्थपट्टी के बाद, प्रत्यक्ष नॉलेज के पहले ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम शब्द कहते हैं. इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट विद लैंग्वेज. भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश. एंड वोकैबुलरी, ग्रामर एंड मेनी मोर डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज. बाद में जब आप भाषा को समझते हैं तो शब्द है, व्याकरण है, बहुत सारे लैंग्वेजेस के अलग अलग एलिमेंट्स हमें पढ़ने को मिलती है. एंड शब्द इज द फैकल्टी बाय विच वी नो एंड थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड. शब्दों के माध्यम से ही हम ज्ञान को समझते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट फैकल्टी इज अनुप्रको. अनुप्रकोति which is affirmation by negation of confirmation of the absence is something. किसी भी चीज के अभाव के बावजूद भी उस चीज को कंफर्म करना, इसको कहते हैं अनुप्रकोक्ति. To understand this, consider that when you say that there is nobody, before you know it means the concerned person is somewhere else. अगर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है, अगर इस बात को आप कहते हैं तो व्यक्ति और कहीं हो सकता है. इट इज ऑल्सो सिमिलर टू सेवरल फेलियर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. पर हर एक प्रयोग कामयाब हो जरूरी नहीं है, कुछ नाकामयाब भी हो जाते हैं. संभाव्य जिसे कहते हैं मीन स्टैटिस्टिकल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज. इन जिस प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, हर साइंटिस्ट डू नॉट कंसिडर दिस, बट पीपल हु नो स्टैटिस्टिक नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिसिप्लिन. पर जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हैं वो संभाव्यता को, प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरीके से समझते हैं. बियॉन्ड प्रोबेबिलिटी is a possibility and there lies the whole new discipline called fuzzy logic. और फजी लॉजिक, ये नई ज्ञान की शाखा खुल जाती है जहां पॉसिबिलिटीज को हम मानना शुरू कर देते हैं और नया शास्त्र यहां पर शुरू हो जाता है. अनदर एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज विच कम्स टू अस इज अपरोक्ष ज्ञान. इट कम्स फ्रॉम विद इन आवरसेल्व्स. हमारे अंदर से ये ज्ञान आता है. मेनी डिस्कवरीज इन साइंस आर बेस्ड इन
इंसाइट, बहुत सारी ज्ञान के खोजों को अगर देखेंगे तो ये अंदर से आए हुए नॉलेज है। ऑलमोस्ट सडनली रेवोल्यूशन, अचानक न जाने कहाँ से प्रेरणा मिली। डाउन्स अपॉन द साइंटिक एज ड्रीम हु देन डिस्कवरीज द वे, और नए नए खोजों को हमने ऐसे ही जन्म दिया है। बहुत सारी चीज़ों को तो साइंटिस्ट ने सपनों में देखा है। कुबला खान जैसी पोएट्री तो पोएट ने सपने में देखकर ही ड्रीम फ्रैगमेंट में ही लिखी है। Many people only admit प्रत्यक्ष अनुमान within like चार्वाक। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान को अगर सामने रखा जाए तो चार्वाकियन फिलोसॉफी क्या कहते हैं? चार्वाक इस बात के ऊपर फिलोसॉफर है, भारत के दार्शनिक है। उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को, प्रत्यक्ष अनुमान को सामने रखा। उनका एक सिंपल सा कहना है, आई हैव नॉट सीन वेयर गॉड इज, भगवान को कहाँ रहते हैं मैंने देखा नहीं है। आई हैव नॉट सीन गॉड सो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैंने भगवान को नहीं देखा है इसका मतलब भगवान का अस्तित्व नहीं है। ये चार्वाकियन फिलोसॉफी है। अगर किसी चीज को मानना है तो प्रत्यक्ष रूप में जब तक मैं उसे देखता नहीं मैं मानूंगा नहीं। दे डोंट नो दैट यू डोंट सी मैनी थिंग्स, पर शायद ये फिलोसोफर इस बात को नहीं जानते कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट सी द वायरस। अब वायरस को नहीं जानते। देयर आर बिलियंस ऑफ वायरसेस ऑन द एनी सरफेस। बहुत सारी पृथ्वी के सतह पर करोड़ों अरबों मिलियंस वायरसेस होते जिनको आप देख नहीं सकते। पर कोविड 19 के इन्फ्लुएंस ने बता दिया, या तो कोविड है ये मानना पड़ेगा या कोविड नहीं ये मानना पड़ेगा। पर वायरस कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। हमारी खुली आंखें इतनी भी पावरफुल नहीं है कि इन्हें देख सके। येट वी कैन नॉट डिनाई इट्स एग्जिस्टेंस। हम आंखों से नहीं देख पा रहे इसका मतलब उनका अस्तित्व है ही नहीं, ऐसा आर्गुमेंट हम रख नहीं सकते। कोविड के वायरस है, कोरोना के वायरस है, इस बात को आपको मानना तो पड़ता है क्योंकि इसका असर दिखाई देता है। Similarly, bacteria is not visible to generally yet is exist. It is believed that most of the things that don't we see actually dominate the whole world. जिन बैक्टीरियाज को, जिन वायरसेस को हमने नहीं देखा वो भी अस्तित्व में है और दुनिया को चलाते हैं। अब एक बार तो दुनिया साइंटिस्ट या लोग ऐसे सोचने लगे थे कि हमने एटम बम बना लिए, हाइड्रोजन बम बना लिए, तो हाइड्रोजन बम के भरोसे या एटम बम के भरोसे हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर पाएंगे। पर इतने बड़े बड़े बम, ताकतें धरी की धरी रहेगी और आंखों से नहीं दिखने वाले एक जरा से वायरस ने पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मानना तो पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। इन माय ओपिनियन, लेखक कहते हैं, मोस्ट डिस्प्यूट्स अमंग various religions have occurred because we have not understand the discipline of epistemology. हमने अभी भी एपिस्टेमोलॉजी को नहीं समझा है। यही परिणाम है कि धर्मों के बीच में विवाद चल रहे हैं। इट्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड दैट दीज टू डिसिप्लिन्स मस्ट बी परस्यूड टुगेदर। अभी इस बात को मानना पड़ेगा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक साथ में चलना पड़ेगा। साइंस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। विज्ञान ज्ञान को हासिल करने का एक माध्यम है एंड स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट एनेबल्स अस टू व्यू आवरसेल्व्स। और अध्यात्म अपने आप को ढूंढने की कोशिश है। एंड द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया प्रदान करती है। एज ह्यूमंस वी कैन नॉट एक्सप्लेन लव। प्यार को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वी हैव नॉट सीन लव। प्यार को हमने देखा भी नहीं है, पर एक दूसरे को हम चाहते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी देते हैं। वी डोंट नो वेयर लव इज। कहाँ पर है प्यार? We don't know where compassion to be is found. शरीर के कौन से हिस्से में दया जन्म लेती है, बता नहीं सकते। There are many other faculties which we possess, but unless we understand spirituality, we will not be able to understand and apply them. पर जब तक हम अध्यात्म को नहीं समझेंगे हम इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता भी नहीं पाएंगे। In conclusion, unless you know the entire universe or society that exists within you, you will not know yourselves. सारी दुनिया के जितने बाहरी तत्व हैं वो सारे तत्व मनुष्य के शरीर में भी तो विद्यमान हैं।
अगर बाहर में आग है, अग्नि है, तो मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। अगर वायु बाहर है तो मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। अगर सारा स्पेस, अवकाश, ये सारी चीजें अगर बाहर है, पानी जल अगर बाहर है तो जल मनुष्य के शरीर के अंदर भी है। तो सारी कायनात तो मनुष्य के अंदर समाई हुई है। अगर विज्ञान को बाहर भी समझा जा सकता है तो इसके सारे सैंपल मनुष्य के अंदर भी है, अंदर भी विज्ञान को समझा जा सकता है। आई कैनॉट आइडेंटिफाई वेरियस थिंग्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज आई हैव द कैपेबिलिटी टू कंपेयर एंड कॉग्निट द एंटायर यूनिवर्स आई हैव बीन लिविंग इन। पर समझना तो जरूरी है that the reason why the Vedas they have provided for a great Mahavakyas and enunciation, you must have heard the Tattvamasi. कुछ तत्वों को हमें समझना पड़ेगा। एक उसमें से महत्वपूर्ण तत्व है जो वेदों से आता है, उसे कहते हैं तत्वमसी, विच मीन्स वॉट यू आर ट्राइंग टू नो इज यू। अपने आप को समझने का प्रयास है। अहम ब्रह्मस्मि, दैट इज आई एम दैट ब्रह्मा, मैं ब्रह्म हूं, इस तत्व को भी हमें समझना पड़ेगा। विच यू आर लुकिंग फॉर, दिस मीन्स दैट आई हैव इन मी, ये ब्रह्म मेरे अंदर भी है। एंड आई डोंट हैव टू बी लुकिंग फॉर इट एल्सवेयर, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही तो चीज अध्यात्म बताती है कि जिन चीजों को तुम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही तो छुपी है। इन अध्यात्म यू गो बियॉन्ड एंड से आई एम आत्म ब्रह्म, बियॉन्ड विच देयर इज ज्ञान ब्रह्म एंड कॉन्शियस विद इन मी। ये सारी चीजें जागृत होकर हमें अंदर ही पानी है। कॉन्शियसनेस इज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बोथ कंप्यूटर साइंस एंड कॉग्निटिव साइंस। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अपने आप को समझने का प्रयास करो, यही तो पर्पस है विज्ञान का। इंडिया हैज बीन गिफ्टेड विद द टुगेदरनेस ऑफ ऋषिज। Their teachings dictate that through knowledge of the self and self-awareness, this entire reality of universe can be found within ourselves. भारतीय ऋषि की परंपराओं ने यही तो बात समझाई है कि अपने भीतर ही तो सब कुछ पाया जा सकता है। द पर्पस ऑफ लाइफ, जिन सारी चीजों को खोजने के लिए मैं बाहर गया वो मेरे ही तो भीतर विद्यमान है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो वन सेल्फ। देयर पर्पस कैन बी फुलफिल्ड ओनली थ्रू द एनलाइटनमेंट। और इन सारी चीज़ों को कैसे हासिल किया जा सकता है? जब हम सर्वोच्च ज्ञान को, एनलाइटनमेंट को हासिल करने की कोशिश करेंगे। वी मस्ट एनलाइटन आवरसेल्व्स एज बुद्धा रीच हिज एनलाइटनमेंट। बुद्ध ने जिस प्रकार के ज्ञान के सर्वोच्च स्तर को हासिल किया, यही बात हमें भूत, भविष्य और वर्तमान को दिखा सकती है। बुद्ध प्रैक्टिस डीप मेडिटेशन टू अटेन नॉलेज। मेडिटेशन इज वन प्रैक्टिस, स्टडी इज अनदर, बट even just by pure service and compassion one can attain knowledge. नॉलेज को बुद्ध ने हासिल तो किया, फिर सिर्फ ज्ञान को अपने लिए हासिल नहीं किया, दुनिया के ऊपर करुणा की ऐसी बौछार कर दी कि सारी दुनिया बुद्ध में दिखने लगी। ये कंपैशन, ये दया फिर दुनिया को समझने का बेहतर नजरिया प्रदान करती है, एक विजन देती है। बुद्ध इसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते, वो साइंटिस्ट नहीं हैं, जो विज्ञान को नहीं समझते, पर लव और प्यार की भाषा तो समझते हैं। बुद्ध ने, जीसस ने सारी दुनिया के ऊपर राज किया बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के। न जाने इतने सारे दिलों के ऊपर राज करने का हुनर कैसे हासिल कर लिया। ये वही कंपैशन थी, ये वही दया थी कि सारी दुनिया में ये लोग पूजनीय हो गए। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत डॉक्टर विजय भटकर महसूस कराते हैं। पर्पस इज टू नो द एंटायरिटी। संपूर्णत्व को आप समझना चाहते हैं, एंड टू गेन नॉलेज, ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, और इसे हासिल करने के लिए यू नीड अ गुरु, तुम्हें एक गुरु की ज़रूरत है। A guru is a person who has knowledge not solely in terms of articulation of concepts as done here or writing research papers in journals, but the actual experience. आपके पास ऐसे गुरु जिन्होंने कुछ पेपर पब्लिश किए हैं, कुछ कागज उन्होंने जमा किए, ऐसे गुरु नहीं जिनके पास अपने अनुभव का नॉलेज है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण को जाकर पढ़ना पड़ा। क्या गुरु रहे होंगे सांदीपनी? अशोक को, चंद्रगुप्त के लाइफ को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिंदगी को जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और करोड़ों लोगों के दिलों को उजागर किया है, बुद्ध कितने महान गुरु रहे होंगे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक समझे जाने वाले विवेकानंद नरेंद्रनाथ को जब सर पर हाथ रखा तो देवी के दर्शन करा दिए। वो स्वामी परमहंस कितने बड़े आध्यात्मिक गुरु रहे होंगे जिन्होंने विवेकानंद की जिंदगी को बदल के रख दिया। दुनिया के महानतम फिलोसोफर सोक्रेटिस दुनिया के पहले फिलोसॉफी के मार्टियर समझे जाते हैं। अपने सत्य को, अपने ज्ञान को जीवित करने के लिए उन्होंने विष भी प्राशन कर लिया। न जाने कितने महान गुरु लाओ से रहे होंगे। ऐसे गुरुओं की जरूरत है, तभी आप सिर्फ नॉलेज को नहीं, नॉलेज का भाषांतर ज्ञान तो हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन में और ज्ञान में फ़र्क है। हमने शास्त्रों को पढ़कर इंफॉर्मेशन तो हासिल कर ली है, हम साक्षर हो चुके हैं, पर सुशिक्षित होना बाकी है। इसलिए टॉकिंग ऑफ मिल्क ऑफ एग्जाम्पल, stating properties that is in liquid form of the nutritious will provide the nourishment unless you actually drink it experience। दूध को सिर्फ देखकर परखा नहीं जा सकता। आप जब तक उसे प्राशन नहीं कर सकते, आप उसके नरिशमेंट की, उसके ताकत को समझ नहीं पाएंगे। वे रिक्वायर बोथ द नेचर ऑफ मिल्क एंड एक्सपीरियंस ऑफ इट टेस्ट। दूध का स्वभाव भी चाहिए और दूध का टेस्ट भी चाहिए to be able to talk about the right and about it. In the same way, we require the synthesis of science and spirituality for the ascent of humanity। मनुष्य की जाति को आगे का सफर तय करने के लिए ये विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी का सिंथेसिस बिल्कुल ज़रूरी है, आवश्यक है। इस बात को डॉक्टर विजय भटकर ने अधोरेखित करने का प्रयास किया। लेक्चर बहुत लंबा चक्र है, फिलॉसफी बहुत मुश्किल लगती है समझने के लिए, पर कितनी ज़रूरी है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। All the best. Let us hope that each and every part of this chapter is important to understand, and this lecture will help you to understand these things। एक ही बार में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें समझने के लिए थोड़ा वक्त भी लगता है। इसलिए ज्ञान के अलग अलग परतों को जब आप समझेंगे, ज्ञान की ऊंचाइयों को जैसे जैसे धीरे धीरे हासिल करना शुरू कर देंगे, तब आपको ज्ञान भी समझ में आएगा, विज्ञान भी समझ में आएगा और अध्यात्म भी समझ में आएगा। अध्यात्म समझने के लिए सिर्फ बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं है। 6 साल 7 साल के आदि शंकराचार्य भी आध्यात्मिक हो सकते हैं और 70 साल का बूढ़ा भी अध्यात्म से दूर रह सकता है। आप ज्ञान को कैसे हासिल करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।